हेलो डियर स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल एके बायो बुक में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग मानव जनन के लेक्चर नंबर 1 को स्टार्ट करने वाले हैं और इस लेक्चर नंबर 1 में हम मानव नर जनन तंत्र को डिस्कस करेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। वीडियो में आप लोग एकदम लास्ट तक बने रहिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीडियो शेयर करते रहिएगा जिससे और लोगों का भी फायदा हो सके। अगर हम मानव जनन को देखें, ह्यूमन रिप्रोडक्शन की बातें करें, तो सबसे पहले हम इसकी डिफिनीशन जानते हैं कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन या मानव जनन का डिफिनीशन क्या देंगे। तो हम कह सकते हैं जनन वह प्रक्रिया है जिसमें जीव अपने समान संतति उत्पन्न करते हैं और अपनी जाति को बनाए रखते हैं। कि जनन क्या है? वह प्रक्रिया है जिसमें जीव अपने समान नई संतति उत्पन्न करते हैं और अपनी जाति को बनाए रखते हैं। अगर हम बातें करें कि जो जनन होता है वह निम्नलिखित मुख्य चरण में होता है। पहला चरण जो होता है वह होता है युग्मक जनन। पहला जो चरण होता है यहाँ पे युग्मक जनन, जिसे हम गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। दूसरा चरण होता है वीर्य सेचन, जिसे हम इंसेमिनेशन कहते हैं। तीसरा चरण है निषेचन, जिसे फर्टिलाइजेशन कहते हैं। चौथा चरण है युग्मनज और पांचवा चरण है विदलन, जिसे हम क्लीवेज कहते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट चरण है अंतररोपण, जिसे हम इम्प्लांटेशन कहते हैं। और नेक्स्ट है गर्भावधि यानी कि गैस्टेशन। और उसके बाद लास्ट है प्रसव यानी कि पार्चुरिएशन। तो हम इन निम्नलिखित चरणों को एकदम अच्छे तरीके से देखेंगे, एक एक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए फिर जान लेते हैं कि युग्मक जनन क्या होता है। उसके बाद जानेंगे वीर्य सेचन क्या होता है, फिर जानेंगे निषेचन क्या होता है और युग्मनज क्या होता है। इस तरीके से हम लोग बारी बारी से सब चीजों के बारे में जान लेंगे। चलिए, तो जनन जानने से पहले हमको जनन तंत्र के बारे में जानना पड़ेगा। तो चलिए हम पहले मानव नर जनन तंत्र को जान लेते हैं। यदि हम नर जनन तंत्र की बातें करें तो नर जनन तंत्र में कुछ भाग होते हैं उसके। इसमें होता है एक जोड़ी वृषण यानी कि टेस्टिस पाया जाता है। आप देख रहे होंगे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, जो कि पिंक कलर का होता है। दूसरा कुछ सहायक नलिकाएं हैं और इसमें कुछ सहायक ग्रंथियां होती हैं और बाह्य जननेंद्रिय भी होता है। तो हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे, वृषण के बारे में देखेंगे और उसके बाद इसमें कुछ सहायक नलिकाएं हैं उनके बारे में देखेंगे, फिर सहायक ग्रंथि के बारे में देखेंगे और बाह्य जननेंद्रिय के बारे में देखेंगे। अगर हम मानव नर जनन तंत्र के संरचना को देखें तो यहाँ पे देखेंगे एक जोड़ी होता है वृषण यानी कि टेस्टिस, और वृषण के ऊपर ये जो आपको संरचना दिख रहा है इसे कहते हैं हम लोग वृषण पालिका। और इसके ऊपर ये वाली जो संरचना है इसे धागे की तरह निकली हुई है, इसे कहते हैं वृषण जालिका। और इसमें ये शुक्रवाहक लगे होते हैं, छोटे छोटे वृषण जालिका के पास शुक्रवाहक लगे होते हैं। और उसके ऊपर देखेंगे ये वाला जो एरिया होता है, इस एरिया को हम कहते हैं अधिवृषण यानी कि एपिडिडाइमिस। और ये जो एक नली गई है, नली को हम कहते हैं शुक्रवाहक। और ये हमारा होता है मूत्रवाहिनी। और ये हमारे यहाँ है, ये हमारे यहाँ है मूत्राशय। और यहाँ पे ये जो पीला पीला आपको दिख रहा है ये है शुक्राशय, जिसको हम लोग सेमाइनल वेसिकल कहते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे आपको एक पीला पीला संरचना दिख रहा है, ये हमारे यहाँ प्रोस्टेट ग्रंथि। और उसके नीचे आप देखेंगे कंदमूत्र पथ ग्रंथि, जिसको हम काउपर ग्रंथि या इसका एक नाम और होता है बल्बोयूरेथ्रल ग्रंथि। और इसे हम कहते हैं मूत्रमार्ग या मूत्रनाल भी कह सकते हैं। और इस पूरे एरिया को, ये वाला जो आपको दिख रहा है पूरा एरिया, इसे हम कहते हैं शिश्नमुंड या पेनिस। तो आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे कि नर जनन तंत्र में कौन कौन सी चीजें पाई जाती हैं। यहाँ पे जो हमको मोस्ट इंपॉर्टेंट पढ़ना है वह है टेस्टिस यानी कि वृषण, और कुछ सहायक नलिकाएं हैं जैसे शुक्रवाहक हो गया और अधिवृषण हो गया
उसके साथ साथ इसमें कुछ ग्रंथि है, जैसे शुक्राशय हो गया, प्रोस्टेट ग्रंथि है, काउपर ग्रंथि है या बल्बोइरेथ्रल ग्रंथि है। इन सब के बारे में भी पढ़ना है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले वृषण के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि टेस्टिस के बारे में पढ़ेंगे। देखेंगे कि भैया मनुष्य में एक जोड़ी वृषण पाए जाते हैं जो हल्के गुलाबी रंग के उदर गुहा से बाहर स्थित होते हैं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये जो टेस्टिस होता है, जो वृषण होता है, यहाँ पे और यहाँ पे आप देख सकते हैं यह शरीर से बाहर और एक जोड़ी होता है और इसके साथ साथ ये हल्के गुलाबी रंग का होता है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे हल्के गुलाबी रंग के होते हैं, ठीक है। इनकी अगर लंबाई की बातें करें तो वृषण की जो लंबाई होती है 4 से 5 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 2 से 3 सेंटीमीटर होती है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यानी कि यदि इसकी हम लंबाई की बातें कर ले तो कितनी होती है, 4 से 5 सेंटीमीटर, और चौड़ाई होता है 2 से 3 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे एक प्रश्न आप लोगों से पूछा जाता है कि वृषण उदर गुहा से बाहर क्यों पाए जाते हैं। तो जरा सा समझते हैं वृषण को उदर गुहा से बाहर क्यों रखा गया या क्यों पाया जाता है। कारण उसका है, देखिए वृषण उदर गुहा से बाहर इसलिए पाए जाते हैं क्योंकि उदर गुहा का ताप बाहर के ताप से 2 से 3 डिग्री अधिक होता है। अतः शुक्राणु के निर्माण के लिए शरीर के ताप से 2 से 3 डिग्री कम होना चाहिए। अब यहाँ पे अगर हम बातें करें, हमारे बॉडी का टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड और शुक्राणु बनाने के लिए कितना चाहिए, 34 से 35 डिग्री चाहिए। कितना चाहिए, 34 से 35 डिग्री से चाहिए। इसी की वजह से जो है वृषण जो है वो शरीर से बाहर रखा गया है, क्योंकि शुक्राणु बनने के लिए बॉडी के टेम्परेचर से 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड कम होना चाहिए। तो आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे कि वृषण को बाहर क्यों रखा गया है। चलिए अब हम लोग बात को आगे बढ़ाते हैं। अब भैया हमारे मन में सवाल आता है कि हम इस टेस्टिस को कट करके देखें, ठीक है। तो जब हम इस टेस्टिस को इस तरीके से कट करते हैं तो क्या होता है। देखिए यदि हम वृषण को जब कट करके देखा जाता है तो उसके अंदर 200 से 250 वृषण पालिका पाई जाती है और प्रत्येक वृषण पालिका के अंदर शुक्रजनक नलिका पाई जाती है। तो चलिए हम लोग स्ट्रक्चर के माध्यम से देखते हैं कि किस तरीके से वृषण को काटा जाता है। तो जैसे ही हम यहाँ पे देखिए वृषण को कट करते हैं, वैसे ही जब वृषण कट होता है तो इसमें हमको 3 लेयर दिखाई देती हैं। पहला जो लेयर होता है ट्यूनिका वेजिनैलिस। ट्यूनिका वेजिनैलिस जो होता है सबसे बाहर होता है। दूसरा जो लेयर होता है ट्यूनिका एल्बुजिनिया, जिसे हम ग्रीन कलर से लिखे हुए हैं। ट्यूनिका एल्बुजिनिया ये जो होता है मध्य परत होता है। और उसके बाद जो एकदम नीचे होता है आंतरिक परत, उसे हम कहते हैं ट्यूनिका वेसिकुलेसा। यह जो होता है सबसे अंदर होता है। अब उन लेयर के अंदर जो हम देखेंगे तो यहाँ पे आपको वृषण पालिका दिखाई देते हैं। इनकी संख्या है 200 से 250। आप यहाँ पे देख रहे होंगे जो रेड रेड वाला हिस्सा है, इस रेड रेड वाले हिस्से को हम क्या कहते हैं, वृषण पालिका। और इस वृषण पालिका में देखेंगे तो इनकी संख्या कितनी होती है, 200 से 250। जैसा कि हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि वृषण को जब हम कट करके देखा जाता है तो अंदर 200 से 250 वृषण पालिका पाई जाती हैं। प्रत्येक वृषण पालिका के अंदर शुक्रजनक नलिका होती है, ठीक है। जैसा कि आप यहाँ चित्र में देख सकते हैं कि ये जो आप देख रहे हैं वृषण पालिका, इस वृषण पालिका के अंदर आप देख रहे होंगे जो ग्रीन ग्रीन वाला हिस्सा है, ग्रीन ग्रीन वाले हिस्से को हम क्या कहते हैं, शुक्रजनक नलिका पाई जाती है, ठीक है। और प्रत्येक वृषण में शुक्रजनक नलिका 3 होती, मतलब एक वृषण पालिका में 3 शुक्रजनक नलिका होती हैं। तो आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे, यानी कि जब भी हम वृषण को यहाँ से कट करेंगे, जैसे ही हम यहाँ वृषण को कट करेंगे तो इसमें 3 लेयर हमको दिखाई देगा, ट्यूनिका वेजिनैलिस, ट्यूनिका एल्बुजिनिया
ट्यूनिका वेसिकुलेसा। उसके बाद उसके अंदर देखेंगे तो वृषण पालिका दिखाई देगा। उसके अंदर देखेंगे तो शुक्रजनक नलिका पाई जाती है। अब हमारे मन में सवाल आता है कि क्यों न हम इस शुक्रजनक नलिका को ही कट करके देखें। तो जब हम शुक्रजनक नलिका को कट करते हैं तब क्या होता है, देखिए कि शुक्रजनक नलिका को जब हम कट करके देखते हैं तो इसमें कुछ कोशिका दिखाई देती है, जैसे नरजन्म कोशिका, लीडिंग नर्स कोशिका कहते हैं। तो चलिए हम लोग चित्र के माध्यम से समझते हैं कि जब हम इस शुक्रजनक नलिका को यहाँ से हमने कट किया तो इसमें देखेंगे तो 3 कोशिका दिखाई देगी, नरजन्म कोशिका, सर्टोली कोशिका और लीडिंग कोशिका। जैसा कि यहाँ पे आप इस डायग्राम में देख पा रहे होंगे कि ये होता है हमारे यहाँ अंतराली कोशिका। अंतराली कोशिका को हम लीडिंग कोशिका कहते हैं, ध्यान रखिएगा, अंतराली कोशिका को लीडिंग कोशिका कहते हैं। यदि आप नोट्स बना रहे हैं तो अंतराली कोशिका को लीडिंग कोशिका लिख दीजिएगा बगल में। यहाँ पे आप जो शुक्राणुजन यानी कि स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया जो कोशिका है, स्पर्मेटोगोनिया को हम क्या कहते हैं, नरजन्म कोशिका भी कहते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, यानी कि टेस्टिस के अंदर जो शुक्रजनक नलिका होती है उसको काटने पे डायग्राम मिला है। उसके बाद यहाँ पे देख रहे होंगे शुक्राणु बन रहा है। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे यहाँ पे ये जो है सर्टोली कोशिका है, यानी कि जिसे हम नर्स कोशिका कहते हैं। ये जो नर्स कोशिका होती है भैया, इनका काम होता है कि जो विकसित हो रहे शुक्राणु हैं उनको पोषण प्रदान करना। तो चलिए हम लोग सारी कोशिकाओं के बारे में जान लेते हैं। पहला हमारे यहाँ कोशिका है नरजन्म कोशिका, इसको हम कहते हैं स्पर्मेटोगोनिया। तो देखेंगे कि यह कोशिका बार बार विभाजित करके शुक्राणु का निर्माण करती है। दूसरा सर्टोली कोशिका यानी कि नर्स कोशिका। नर्स कोशिका का काम होता है कि यह विकसित हो रहे शुक्राणु को पोषण प्रदान करती है। और थर्ड कोशिका जो है वह है लीडिंग कोशिका। यह एंड्रोजन वृषण हार्मोन से स्रावित करता है। एंड्रोजन वृषण हार्मोन्स मेल में द्वितीयक लक्षण उत्पन्न करता है। आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे कि सारे कोशिकाओं का काम क्या होता है। अब हम कुछ सहायक नलिका के बारे में बात कर लेते हैं। पहला है अधिवृषण, जिसे हम एपिडिडाइमिस कहते हैं। पुरुष जनन तंत्र का वह नलिका है जो अंडकोश को शुक्रवाहिका से जोड़ती है। यह जो अधिवृषण है यह एक ऐसी नलिका है जो अंडकोश को शुक्रवाहिका से जोड़ती है। अगर हम सेकंड की बातें करें तो सेकंड हमारे यहाँ होता है शुक्रवाहिका, जिसे हम वासा एफ्रेंसिया कहते हैं। ये 10 से 20 वृषण सूक्ष्म नलिका है तथा वृषण के पृष्ठ सतह पर एक लंबी नलिका अधिवृषण में खुलती है। और थर्ड हमारे यहाँ होता है शुक्रवाहक, जिसे हम वासा डिफरेंसिया या वासा डिफरेंस कहते हैं। यह लगभग 30 सेंटीमीटर लंबी सीधी नलिका होती है। अब हम कुछ सहायक ग्रंथि के बारे में जान लेते हैं। सहायक ग्रंथि में यदि हम देखें तो एक जोड़ी शुक्राशय होता है और प्रोस्टेट ग्रंथि होती है और काउपर ग्रंथि होती है। यह तीनों ग्रंथि शुक्रीय प्लाज्मा का निर्माण करती हैं, जो फ्रक्टोज तथा कैल्शियम तथा कुछ एंजाइम से भरपूर होता है। देखेंगे कि जो बल्बोयूरेथ्रल और काउपर ग्रंथि होती है यह लुब्रिकेशन प्रदान करने में सहायक होते हैं। लुब्रिकेशन यानी कि चिकना बनाने में सहायता प्रदान करते हैं। तो आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे कि सहायक ग्रंथि का काम क्या होता है। पहला तो काम होता है भाई प्लाज्मा का निर्माण करना। उसके बाद ये इसमें जो बल्बोयूरेथ्रल और काउपर ग्रंथि हैं इनका काम है लुब्रिकेशन प्रदान करना।